हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम अपनी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और इसका हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, वह है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। आज हम इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सबसे पहले देखिए, इक्वेटोरियल पॉइंट होता क्या है। अगर आपके पास कोई डायपोल है तो डायपोल के पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब आप खींचेंगे इस लाइन पे, जो परपेंडिकुलर इस लाइन पे जो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे वही आपका उस पे जो कोई भी पॉइंट होगा उसे आप इक्वेटोरियल पॉइंट बोलेंगे। ओके, तो आज हम इस इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करोगे, देखो आप सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। आपके पास ये है कि देखो, इस ओर को आपके पास कौन सा चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ आपने क्या रखा है, नेगेटिव चार्ज। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2d थी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसलिए ये डिस्टेंस भी d हो गई और ये डिस्टेंस भी क्या हो गई, आपकी d हो गई। अब अगर ये डिस्टेंस d है, आपने इस पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है ना। देखो, अब आपको पता है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इस पॉइंट से अवे आएगा ना। ये तो होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से क्या आएगा, अवे आएगा। ओके, अब देखो एक काम करते हैं। अब ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, इस डायरेक्शन की ओर आ रहा है। इस डायरेक्शन की ओर जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो मैंने क्या किया, एक इसी बेस के पैरेलल लाइन खींच दी। इसी बेस के जब मैं पैरेलल लाइन खींचूंगा, ठीक है ना, इसी बेस के जब मैं पैरेलल लाइन खींचूंगा, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ आपके समझने के लिए। थोड़ा आगे बढ़ाइए, देखिए इसको। अब देखो, ये पैरेलल लाइन है और इसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए ना। ये तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो उसका अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो गया, आपका थीटा हो गया। ओके, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था आपका, ई पॉजिटिव क्यू मैंने नाम दे दिया। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका नाम ई प्लस क्यू लिख लिया आपने। ठीक हो गया। अब क्या करोगे आप, इस ई प्लस क्यू के दो कंपोनेंट ब्रेक कर लोगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा आपका, ई प्लस क्यू कोसाइन थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट आपका क्या आ जाएगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा। ओके, अब देखिए कंपोनेंट कैसे ब्रेक किए हैं मैंने। देखो ना, ये आपके पास ये एक्सिस होगी सपोज, और ये आपका एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो आपने क्या किया, इसको ऐसे ज्वाइन कर लिया और इसको नाम दो ए बी सी। अब देखो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। बी सी यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ए बी कोसाइन थीटा। तो देखो ना, थीटा के ठीक जो इंक्लाइंड है या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। और ऐसे ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ना, ये क्या होगा, ए सी होगा। तो ए सी को जब आप फाइंड करोगे, तो आप साइन थीटा लगाओगे। साइन थीटा बराबर क्या होगा आपका, ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी ना। तो यहाँ से ए सी इक्वस टू क्या हो जाएगा आपका, ए बी साइन थीटा। तो ऐसे आपके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ब्रेक होते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी किया है मैंने आपका। यहाँ पर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ई प्लस क्यू कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट ई प्लस क्यू साइन थीटा। ठीक है ना। चलिए, अब ये तो आपने पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट तोड़ दिए। अब आप नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट ब्रेक करोगे। ठीक है, देखिए कैसे किया हमने। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट कैसे ब्रेक करेंगे। अब देखो, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेगेटिव चार्ज के अलॉन्ग होगा। ठीक हो गया। नेगेटिव चार्ज के अलॉन्ग होगा। अब फिर से देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ को आ गई। अब आप इसको आगे, इस लाइन को अगर आपने इसके पैरेलल लाइन खींच दी तो इस देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बना रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया आपका, थीटा हो गया। ठीक है, तो फिर से आपने इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ब्रेक किया। ठीक इसकी तरीके से ये बन गया ई माइनस क्यू को साइन थीटा, ये बन गया ई माइनस क्यू साइन थीटा। ठीक है ना, ये समझ लो ना आप कैसे टूटते हैं कंपोनेंट। थीटा से जो भी थीटा से अटैच्ड कंपोनेंट होते हैं कोसाइन कंपोनेंट, और जो आपके हैं ये साइन कंपोनेंट। तो ये बन गया आपका ई माइनस क्यू कॉस थीटा और ये बन गया आपका ई माइनस क्यू साइन थीटा। ओके,
समझ रहे ना, इतना क्लियर हो, कितना क्लियर रहा होगा। अब देखो, अब क्या करते हैं, इंडिविजुअल इन कंपोनेंट को फाइंड आउट करते हैं कि कितना होगा, क्योंकि हम कॉस थीटा फाइंड कर सकते हैं और इंडिविजुअल कंपोनेंट भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो, अब देखो कितना होगा आपका इंडिविजुअल कंपोनेंट। अब देखो, जब आप इंडिविजुअल कंपोनेंट, जब आप ई प्लस क्यू को फाइंड आउट करोगे तो ई प्लस क्यू क्या आएगा, ई प्लस क्यू क्या आएगा, 1k क्यू इंटू ए बी का स्क्वायर, ये तो रहेगा। ऐसे ही ई माइनस क्यू क्या आएगा आपका, ई माइनस क्यू आएगा के क्यू अपॉन बी सी का स्क्वायर। अब ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर ना, ये देखो ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर, क्योंकि ये एंगल भी आपका थीटा आया था यहाँ पर और ये वाला एंगल भी क्या है, आपने थीटा लिया है, तो ये ए बी किसके बराबर आ जाएगा आपका, बी सी के बराबर। ठीक हो गया, अब सब ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब आपने देखा तो इस पॉइंट पर देखिए अच्छे से, यहाँ पर देखना अच्छे से, देखो ना, ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकल कंपोनेंट पॉजिटिव चार्ज के कारण जो एक वर्टिकल कंपोनेंट आया था ई प्लस क्यू साइन थीटा, और नेगेटिव चार्ज के कारण जो वर्टिकल कंपोनेंट आया था ई माइनस क्यू साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, ऑपोजिट आ रहे हैं, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो यहाँ पर किया ना हमने मैग्नीट्यूड सेम, ये यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम किया है, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड सेम किया है। तो अगर अब ई प्लस क्यू कैसे सेम है, ई प्लस क्यू क्या है आपका, के क्यू अपॉन ए बी स्क्वायर बनेगा ना। ऐसे ही ई माइनस क्यू क्या है आपका, के क्यू अपॉन बी सी स्क्वायर, ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर, तो इसका मतलब ई प्लस क्यू किसके बराबर है, ई माइनस क्यू के बराबर। तो दैट मीन्स ये जो आप, ये इसके कारण पॉजिटिव चार्ज के कारण वर्टिकल कंपोनेंट आया ई प्लस क्यू कॉस थीटा साइन थीटा, और नेगेटिव चार्ज के कारण आया ई माइनस क्यू साइन थीटा। अब ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू इक्वल हैं, तो ये दोनों कंपोनेंट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, जब ये दोनों कंपोनेंट आपस में इक्वल हैं, ये वाले और ये वाले इक्वल हैं, तो इन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक हुआ। अब देखो, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में आ रहा है, ऐसे ही नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है। तो दैट मीन्स ये दोनों कंपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मुझे मिला, ठीक हुआ, अब यही लिखा गया है, ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा विल कैंसिल ईच अदर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा आपका, ट्वाइस ई कोसाइन थीटा। ठीक है ना, कैसे आया देख लो फिर से, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा और ई प्लस क्यू कोसाइन थीटा का सम, ये तो आएगा। देखो एक बार इसको लिख के दिखा देते हैं, जो नेट ई आएगा वो आएगा आपका ई प्लस क्यू कोसाइन थीटा और ई माइनस क्यू कोसाइन थीटा। ठीक हो, अब ये दोनों तो इक्वल ही हैं, तो ये बन गया ट्वाइस ई प्लस क्यू कॉस थीटा बोल दो और माइनस क्यू, कुछ भी को, दोनों फोर्स क्या हैं, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हैं, इक्वल हैं। तो ऐसे आपको ये आ गया, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, ई प्लस क्यू कॉस थीटा लिख दिया यहाँ पर। ठीक है ना, अब हम इंडिविजुअली क्या फाइंड कर लेते हैं, ई क्यू फाइंड कर लेते हैं। अब ई क्यू क्या आएगा, के क्यू अपॉन ए बी का स्क्वायर, के क्यू अपॉन ए बी का स्क्वायर। अब देखो ए बी देखो ये क्या है आपका, परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, तो ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इसका मतलब, तो इसका मीनिंग हुआ कि ई क्यू आपका कितना हो गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखो, अब बात आई कोसाइन थीटा फाइंड आउट करने की। कोसाइन थीटा क्या बनेगा आपका, देखो ये थीटा है, तो कोसाइन थीटा क्या बनेगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक हो गया ना, ये डी है ये आर है, तो हाइपोटेनियस कितना बन गया आपका, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो कोसाइन थीटा कितना बनेगा आपका, कोसाइन थीटा आपका बन जाएगा, तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो कोसाइन थीटा बन गया डी अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो ई बन गया आपका, यहाँ से लिखोगे देखो, टू ई क्यू टू के क्यू आर स्क्वायर डी स्क्वायर, ई क्यू की वैल्यू इंटू डी अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 1/2। यहाँ से इनको पेयर कर लिया, 2QD लिख दिया, साथ में के अलग लिख दिया। अब देखो ये आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर कितनी है 1, ये आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर कितनी है 1/2,
तो जब इनको आप प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट रूल से पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी ना। ऐसे ही तो होता है, जैसे ये लिखा है, इसको समझो ऐसे, जैसे एक्स की पावर 2 है इंटू एक्स की पावर क्या है, हाफ है ना। पहले ऐसे समझ लो इसको। अगर आप यूँ गिवन है एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी, क्या रूल बनता है, एक्स की पावर ए प्लस बी। आप ऐसे भी करते हो, एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3, ये बनता है आपका एक्स की पावर 2 प्लस 3, ठीक है ना। ये तो बनता है हर जगह में, हर केस में। तो सिमिलरली अभी आपके पास यहाँ पर ये, अगर आपके पास पावर है अभी एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर क्या है, हाफ, तो वो क्या बनेगा, एक्स की पावर 1 प्लस 1/2। अब एलसीएम लो 1 प्लस 1/2 का, ये बन जाएगा एक्स की पावर 2 प्लस 1/2, ये हो गया आपका एक्स की पावर 3/2, ठीक है। ऐसे ये बन गया आपका एक्स की पावर 3/2। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एक्सप्रेशन आ गया। अब जब आप इसको थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज़ करोगे, जब आप इसको थोड़ा और इम्प्रोवाइज़ करोगे तो क्या होना है, फाइनली आपको फाइनली आंसर मिलेगा। तो ई क्या मिला आपको, के इंटू पी इंटू आर ना, क्योंकि देखो ना अभी आपका, अब देखिए नेक्स्ट, अब आपने ई को क्या लिखा, के पी इंटू क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। पी कहाँ से आया पता है ना, 2q_d आपका डायपोल मोमेंट हो गया, ठीक है। अब देखो, अगर डी बहुत छोटी डिस्टेंस है ना तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, बहुत कम होगा। तो डी स्क्वायर क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अगर डी स्क्वायर नेग्लेक्ट हुआ तो ये बन गया आपका आर स्क्वायर इंटू उसकी पावर 3/2। जब ये आर स्क्वायर इंटू की पावर 3/2 बन गया, 2 से 2 आपने कैंसिल कर दिया, ये ई आ गया आपका के पी अपॉन आर क्यूब। तो ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके, पहले आपने एक्सियल पॉइंट पर निकाला था, अब आपने इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकाल लिया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं डायपोल एट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या किया आपने, एक किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और हम चेक कर रहे हैं कि उस पर क्या मैकेनिक्स होगी, क्या फोर्स लगेगा, क्या होगा उसके साथ, जो भी हम अभी स्टडी करेंगे। देखो सपोज ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ओके, तो देखिए सबसे पहले तो आपने अभी ना आपने क्या लिखा है, आपने लिया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, दैट मीन्स आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर रखी हैं उसके बीच का सेपरेशन क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये शो करता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। फिर देखो जो ये पॉजिटिव चार्ज है इस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इस पर जो फोर्स लगेगा किस ओर को लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग। पॉजिटिव चार्ज पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स ही अलॉन्ग ही फोर्स लगता है। ओके, ऐसा क्यों लगता है, देखो ना, क्योंकि हमेशा एज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है आउटसाइड को। तो इसका मतलब यहाँ पर कहीं क्या हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज मान सकते हैं, ये फील्ड लाइन के जिससे क्रिएट हो रहा है। तो ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। तो इसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस ओर को होगी। तो हमेशा ध्यान रखना, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आपका फोर्स जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, अलोंग होता है। और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उससे अपोजिट होता है, ऑपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट होता है उसके। ओके अब आपने पता है देखो ना कि ये जो है, हाँ वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, कांस्टेंट है। तो एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, एफ प्लस क्यू के कारण फोर्स क्या होगा, ई के अलॉन्ग होगा, और एफ माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई के क्या होगा, ऑपोजिट होगा। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ से स्टडी करते हैं। अगर आप बोलोगे कि इस सिस्टम पर देखो, ये जो सिस्टम है इस पर एक फोर्स इस डायरेक्शन को लग रहा है, एक फोर्स किस ओर को लग रहा है, इस डायरेक्शन को लग रहा है। अब आपको पता है कि जो एफ है, जो आपका फोर्स होता है, जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू आपको पता है, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है आपका, क्यू इंटू ई ना, क्यू इंटू ई होता है। अब इन दोनों पर चार्ज तो सेम है बाय डेफिनेशन ऑफ डायपोल, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है। तो दैट मीन्स ये दोनों आपस में क्या लगा रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। तो देखो इसको मैंने आगे रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर, आप अच्छे से देख लीजिए इसको। तो निकाय पर कुल बल क्या होगा, टोटल फोर्स तो जीरो ही लगेगा। क्यों, क्योंकि देखो एफ पॉजिटिव किस ओर को लग रहा है, इस डायरेक्शन को, एफ नेगेटिव कहाँ को लग रहा है, इस डायरेक्शन को, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और दोनों एंगल कितना बना रहे हैं, 180 डिग्री। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, एफ पॉजिटिव क्यू माइनस एफ नेगेटिव क्यू। अब क्योंकि आपस में इक्वल हैं
इक्वल हैं तो इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये क्या किया कि इनका नेट फोर्स इक्वल है, अपोजिट हैं, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपका 0। ये 180 डिग्री पर नेट फोर्स कैसे निकलता है, दोनों को माइनस करके निकलता है, ठीक है ना। अब ओके, तो लेकिन जब इसमें ऑब्जर्व किया ना, आप देखो ये आपका इसमें फोर्स इस डायरेक्शन को है, इसमें फोर्स इस डायरेक्शन की ओर है, तो इन फोर्स और इनकी, ठीक है ना, तो इन दोनों की जब ये फोर्स एक्ट करते हैं तो ये डायपोल क्या करता है, नेट फोर्स तो 0 होता है, लेकिन डायपोल क्या करता है, रोटेट करने लगता है। डायपोल क्या करता है, रोटेट करने लगता है। अगर डायपोल रोटेट करने लगता है तो इसका मतलब उस पर क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। मीन्स अगर आप डायपोल को ऐसे रखोगे तो डायपोल टिक 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 ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे भी रखोगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के इस ओर को हो जाएगा वो, समझ रहे हो। अगर आप ऐसे रख, ठीक है ना, अगर ऐसे रखोगे फिर से ऐसे हो जाएगा। तो इसका मतलब, तो इसको नेट फील्ड, तो ठीक है, तो टॉर्क है, तो टॉर्क फाइंड करते हैं। तो टॉर्क जब क्रिएट करेंगे तो उससे पहले क्या करते हैं हम, फिर से साइन थीटा, इसमें देखो ना टॉर्क क्या होता है आपको, देखो टॉर्क निकालने से पहले देखो साइन थीटा कितना बनेगा, टॉर्क निकालते हैं पहले। टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है आपका, BC है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC है ना, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब BC कैसे निकालेंगे, देखो साइन थीटा बराबर क्या लगेगा, BC अपॉन 2D, ये लिखा है मैंने। साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका BC अपॉन AC, या BC इक्वल टू हो गया आपका 2D साइन थीटा। यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है आपकी, ओके। तो इसका मतलब टॉर्क कितना हो गया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क हो गया आपका, फोर्स कितना लगेगा, फोर्स कितना लगेगा बच्चों, Q इंटू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, 2D साइन थीटा। तो इसका मतलब ये टर्म बन गया आपका 2QD, आपने 2QD एक साथ लिख लिया, इंटू ई साइन थीटा, ठीक है। 2QD आपका क्या होता है, डायपोल मोमेंट P, तो इसका मतलब टॉर्क हो गया आपका PE साइन थीटा। अब PE साइन थीटा अगर आपको याद होगा तो ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखा रहा है ना, तो इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो टाउ क्रॉस क्या हो जाएगा आपका, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो जो ये टॉर्क है, अब P वेक्टर और E वेक्टर का क्रॉस करोगे तो इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या आएगी, इन दोनों के क्या आएगी, परपेंडिकुलर आएगी ना। तो टॉर्क जो होता है हमेशा P और E के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। P और E के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ध्यान रखना। तो टॉर्क क्या होगा, P और E के क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। ऐसे हम टॉर्क निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी, हाँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने के लिए फिर से हम वही करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में आपने कोई क्या रखा है, एक सरफेस रखा है, ओके। तो ये सरफेस के क्या आएगा, नॉर्मल वेक्टर आएगा ना। जैसे कि अगर आप ये सरफेस रखोगे तो नॉर्मल वेक्टर क्या आएगा, डायरेक्ट, ठीक, क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, समझ रहे हो। नॉर्मल वेक्टर इस पर क्या होगा, जस्ट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर ऐसे अगर आप रख दोगे तो यूँ परपेंडिकुलर होगा, कुछ यूँ यूँ परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो वही आपने इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ऐसे ही आपने नॉर्मल वेक्टर यहाँ पर बना रखा है जो सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है, समझ रहे हो ना। अब ये जो नॉर्मल वेक्टर कोई हम बोलते हैं, ये जो एरिया वेक्टर की, अगर हम इसको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बोलते हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कुछ ना कुछ क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, थीटा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे डिफाइंड होता है, ई और डी एस वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट। ध्यान रखना, डी एस को हमने डायरेक्शन दे दी है और डी एस की डायरेक्शन क्या है, उसके सरफेस के नॉर्मल। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा आपका, ई डॉट डी एस कोसाइन थीटा, आपको बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब ये तो आपका रेगुलर सरफेस अगर दिया होगा तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे। अगर इरेगुलर सरफेस दिया है इस तरीके का तब आप कैसे निकालोगे ना, यूँ है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे उसको, जिसमें नॉर्मल की डायरेक्शन सेम नहीं आएगी ना, अलग अलग आएगी ऐसे सरफेस में। ऐसे सरफेस भी तो हो सकते हैं जहाँ नॉर्मल सेम नहीं होगा। जैसे आप सिलेंडर ले लो तो इसमें हर पॉइंट पर नॉर्मल सेम कहाँ है, यहाँ देखो इस वाले फेस पे, इस वाले फेस पे आपका जो सरफेस वेक्टर कहाँ है, इस ओर को है, और यहाँ पर सरफेस वेक्टर ठीक क्या है, अपवर्ड है, यहाँ पर ठीक अपवर्ड है नॉर्मल वेक्टर, सरफेस वेक्टर नॉर्मल है। यहाँ पर पॉइंट पर देखोगे तो इस ओर को है, यहाँ पर देखोगे तो, यहाँ पर देखोगे तो इस पॉइंट पर देखोगे तो इस ओर को है। तो ऐसे ही ना अलग अलग हो सकते हैं। तो क्या करोगे आप, उनको छोटे छोटे सेगमेंट में तोड़ दोगे और उन सब का इंडिविजुअल फ्लक्स निकालोगे और उसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे या सम कर दोगे, समझ लो। सम कर दोगे ना, और इसी को हम इंटीग्रेशन करना भी कहते हैं कभी कभी। अब अगर ये फाइनाइट है, 2 3 है, तब तो डायरेक्ट सम कर लोगे। अगर ये बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट है, तो आप इंटीग्रेट कर लोगे इसको,
जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हम करते हैं, यहाँ पर आपके पास एक सरफेस दे रखा है, आप उनका फ्लक्स निकाल लो। देखो ना, ये सिलेंडर है, अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर को मान रहा हूँ मैं, हाँ इस ओर को इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर को है। यहाँ पर देखो ये डी एस वैक्टर जो है किस ओर को पॉइंटेड होगा, इस सरफेस पर, इसके आउटसाइड। ऐसे ही इस पर डी एस वैक्टर भी आउटसाइड, इस पर डी एस वैक्टर क्या होगा, ऐसे अपवर्ड। उस पर नॉर्मल है ना, परपेंडिकुलर, समझ लो ना, परपेंडिकुलर ऐसे तो बनेगा उस पर। तो देखो अब यहाँ पर ई और डी एस के बीच का एंगल कितना है, ई कहाँ को है, इसी ओर को है, ई भी इसी ओर को है, डी एस भी इसी ओर को है, तो एंगल कितना बन गया, 0। यहाँ ई किस ओर को है, इस ओर को, ई यहाँ पर ई किस ओर को है, इस ओर को, और डी एस किस ओर को है, इस ओर को। एंगल कितना बन गया, 180। यहाँ पर कितना बन गया, 90। तो देखो पहले के कारण जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा आपका ई डॉट डी एस, ठीक है ना। पहला कौन सा, मतलब ये आपका, ये आपका ई डी एस कोसाइन 0, एंगल 0 है, कोसाइन 0 कितना होता है, 1, ये आपका ई डी एस। जब आप फाई टू के कारण एंगल निकालोगे, लेफ्ट साइड वाला जहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 180, फाई टू ई डॉट डी एस, ई डी एस कोसाइन 180, और कोसाइन 180 कितना होता है, -1, तो ये हो गया माइनस ई डी एस। फिर तीसरा सरफेस आपका परपेंडिकुलर यहाँ पर हो गया, यहाँ पर के लिए जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड φ3 निकालोगे वो हो जाएगा ई डॉट डी एस, ई डी एस कोसाइन 90, कोसाइन 90 कितना होता है बच्चा, 0, तो ये हो गया आपका 0। अब देखो टोटल फ्लक्स निकालोगे तो क्या आएगा, ई डी एस माइनस ई डी एस, ठीक हुआ। तो ये टोटल फ्लक्स कितना आ गया आपका, 0 आ गया, समझ रहे हो। अब यहाँ पर तो आप ये जो ये सरफेस है ना, इस पर तो आप किसी भी पॉइंट पर ले लो, एक पॉइंट जो क्या है किसी भी पॉइंट पर ले लो, हमेशा डी एस क्या आना है, परपेंडिकुलर ही आना है, और ई इस ओर को आ रहा है, तो फील्ड हमेशा क्या रहेगा, तो फ्लक्स क्या रहेगा, 0 रहेगा। केवल ये दो सरफेस मेरे को मिले, लेकिन जब ये दोनों सरफेस भी आपके ऐड हुए तो एक पॉजिटिव आया एक नेगेटिव आया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया आपका, 0 हो गया, ठीक है। अब इसी पर आगे हम गॉस लॉ स्टडी करते हैं। गॉस लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई क्लोज सरफेस है तो उससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स उससे एनक्लोज जो चार्ज होता है ना, उसके क्या होता है, 1/एप्सिलॉन टाइम होता है, ठीक है ना। ई डॉट डी एस आई क्या दिखाएगा आपको, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस, वो उस क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उसका क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है, ठीक है ना। उस सरफेस के अंदर, जैसे ये सरफेस, ये कोई सरफेस है आपका, इसके अंदर सपोज आपने क्यू चार्ज प्लेस किया है, और इसके थोड़ा इसको डार्क करके लिख लें, जैसे कि ये आपके पास सरफेस है, अगर आपने यहाँ पर आपने इस सरफेस पर आपने प्लस क्यू चार्ज रखा है, और ये बाहर भी ये कोई प्लस स्मॉल क्यू चार्ज है, तो इससे पास होने वाला सर्फ जो फ्लक्स होगा इसका 1/एप्सिलॉन टाइम होगा। इसको आप नेग्लेक्ट कर दोगे, केवल क्लोज सरफेस के अंदर वाला चार्ज लिया जाता है, ठीक है, फ्लक्स निकालने के। ये गॉस की थ्योरम है। चलिए फिर अब गॉस की थ्योरम को हम कूलम की लॉ के हेल्प से प्रूव करते हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर प्रूविंग गॉस लॉ बाय कूलम्स लॉ। ओके, कूलम्स लॉ के हेल्प से गॉस लॉ को प्रूव कर रहे हैं। तो देखो सपोज क्यू चार्ज आपका किसी स्पेस पर रखा हुआ है, ओके। अगर ये क्यू चार्ज किसी स्पेस पर रखा गया है तो ये अगर इसके नज़दीक में कोई अलग चार्ज होगा तो उस पर कितना फोर्स लगाएगा, 1/4/एप्सिलॉन क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर बाय कूलम लॉ। तो इसके कारण क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों, F/Q0, पढ़ा है ना डेफिनेशन। तो ये होगा 1/4/एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो पॉजिटिव किसी भी चार्ज क्यू के कारण क्रिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 1/4/एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक हो गया। हम इसका यूज करेंगे। तो सबसे मैंने क्या किया, इसके चारों ओर इस पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर एक सरफेस खींच दिया, ठीक है, एक सरफेस खींच दिया, स्पेरिकल सरफेस खींच दिया, जैसे हम कह रहे हैं गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस मैंने खींच दिया। अब देखो क्या करोगे आप, एक छोटा सा हिस्सा ले लो ds, ठीक है। छोटे से हिस्से को जब आप ds लोगे तो इसके कारण आने वाला फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स नहीं लिखेंगे, फ्लक्स कितना होगा, जो भी आपका फ्लक्स है इस छोटे से सेगमेंट के कारण होगा ई डॉट डी एस। बताओ ई कहाँ को है, रेडियली आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज है ना, पॉजिटिव मान लो इसको अभी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, रेडियली आउटवर्ड, डी एस की डायरेक्शन भी क्या आ रही है, रेडियली आउटवर्ड, तो फ्लक्स कितना आएगा, ई डॉट डी एस हो जाएगा आपका ई डी एस कोसाइन जीरो आपका 1। तो जब इस छोटे से सेगमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई डी एस आया, तो ऐसे कितने सेगमेंट होंगे, बहुत सारे होंगे ना, कितने बहुत सारे हो सकते हैं। तो आपने 11th में पढ़ा है, ऐसे बहुत सारे सेगमेंट का फ्लक्स कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ई डी एस, डॉट तो cos 0 1 हो गया,
ई डी एस। अब देखो ई डी एस, अभी इंटीग्रेशन में दो टर्म आ गए ना, अगर मैं ई को कांस्टेंट कर लूँ तो ई को बाहर ले लूँगा। इसी कारण मैंने गॉसियन सरफेस क्या खींचा, स्पेरिकल खींचा, क्योंकि अगर स्पेरिकल सरफेस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। तो मैंने ई को आउटसाइड ले लिया, और डी एस क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया स्पेयर का, वो कितना होता है 4πr²। ठीक हो गया। तो फाइव फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या बना, A × 4πr² ना। ठीक है, तो अब E कितना था मेरा, 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr²। r² से r² कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, ये आ गया आपका Q/ε0। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा आपका, Q टाइम्स ε0। ये आपका गॉस लॉ है। तो मैंने कूलम्ब्स लॉ लिया। कूलम्ब्स लॉ से कैसे पता लगा कूलम्ब्स लॉ लिया है, क्योंकि मैंने फोर्स निकाला, फोर्स से फिर क्या निकाला, फील्ड निकाला। तो दैट मीन्स मैंने क्या, आई हैव कंसिडर्ड द कूलम्ब्स लॉ। अब देखो गॉस के लॉ से कूलम्ब्स लॉ कैसे निकालेंगे, जस्ट रेसिप्रोकल है। यहाँ पर आप फ्लक्स कंसिडर करोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालोगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से आप क्या निकालोगे, फोर्स निकालोगे। चलो देखें फिर कैसे हुआ। अब वही पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक, अगर गॉसियन सरफेस खींचे यहाँ पर, तो फ्लक्स कितना आएगा, Q/ε0। फ्लक्स क्या होता है, ई डी एस, ई इंटू क्या आ गया 4πr², ई बाहर ले लिया, डी एस का इंटीग्रेशन 4πr²। ठीक है ना, डी एस का इंटीग्रेशन 4πr² क्यों आएगा, क्योंकि डी एस आपका आएगा टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया किसी भी स्फीयर का क्या होता है, 4πr²। तो यहाँ से Q/ε0 इक्वल टू कितना आ गया, ई इंटू 4πr², और ई कितना आ गया आपका, यहाँ से इधर इसको शिफ्ट कर लिया, 1/4πε0 Q/r²। ओके ओके। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो अगर आप किसी पॉजिटिव चार्ज, अगर इस फील्ड में किसी टेक्स्ट चार्ज Q0 को रख दोगे, तो नेट फोर्स कितना लगना है, F इक्वल टू लगेगा Q0 इंटू ई। F कितना लग रहा है, 1/4πε0 Q/r²। तो ये आपका क्या है, कूलम्ब्स का लॉ है। अब देखिए यहाँ पर गॉस लॉ के एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। तो पहली एप्लीकेशन है मेरी, एक आपकी सीट है इनफाइनाइट, सॉरी एक आपका वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, जिस पर क्या भरा है आपने, पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। ठीक है ना। अब जब देखो ना, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है कि अगर आप फ्लक्स निकालना चाहोगे तो टोटल इनक्लोज चार्ज तो इन्फिनिटी तक बढ़ता जा रहा है, ये इस ओर भी बढ़ता जाएगा और इस ओर भी बढ़ता ही जाएगा। तो आप कोई भी ऐसा सरफेस तो बना नहीं पाओगे कि जो टोटल चार्ज को इनक्लोज कर ले। ठीक हुआ। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर हम टोटल चार्ज को किसी अदर टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, उससे हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक हुआ। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। ठीक हुआ। ये डिफाइंड होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इक्वल्स टू होती है Q/L, पर यूनिट लेंथ में कितना लेंथ है। तो आपका सबसे वायर की इनफाइनाइट लेंथ है, उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है, Q/L। ठीक है ना। चलो फिर तो क्या किया आपने, गॉसियन सरफेस खींच लिया उसके चारों तरफ, सिलेंडर गॉसियन सरफेस खींच लिया। ठीक हुआ। सिलेंडर गॉसियन सरफेस जब आप खींचोगे तो क्या होगा, फर्स्ट सरफेस ये इसका एक ये सरफेस बन गया, एक ये सरफेस बन गया, एक ये सरफेस बन गया। तो नेट फ्लक्स का क्या होगा, इसके कारण टोटल आया फ्लक्स, प्लस इसके कारण आया फ्लक्स, प्लस इसके कारण आया फ्लक्स का सम। अब फिर से वही देखो, अभी पॉजिटिव चार्ज है ना बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को आएगा, आउट रेडियली आउटवर्ड। अब इस याले जो सरफेस है ना, ये सरफेस डी एस कहाँ को बनेगा, जैसे आउटवर्ड। ठीक है ना, ये तो बनेगा डी एस जैसे आउटवर्ड बनेगा। अब इसकी जगह पर इसको ले लो, सेम यही तो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, ऐसे आउटवर्ड ही तो आएगा। समझ लो, एक बार ऐसे रखा है तो ऐसे आउटवर्ड आएगा, एक बार ऐसे रखा है तो ऐसे आउटवर्ड आएगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा आपका आउटवर्ड आ गया, तो यहाँ पर डी एस और ई के बीच का एंगल बन गया 90, यहाँ पर भी बन गया 90, यहाँ पर ई और डी एस के बीच का एंगल कितना बन गया, 0। ओके। तो ठीक है। तो इन छोटे छोटे 3 सेगमेंट के कारण आए हुए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आपने ऐड कर दिया। तो नेट फ्लक्स हो गया φ1 + φ2 + φ3। अब φ1 φ2 तो आपके एंगल 90 डिग्री बना रहे हैं, तो उस कारण से वो क्या हो गए, 0 हो गए। φ1 φ2 एंगल 90 बना रहे हैं तो वो हो गए 0। अब बचा आपका केवल थर्ड में एंगल कितना बन रहा था, 0। तो वहाँ पर कितना हो गया, उस छोटे से सेगमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, EDS। ठीक है ना। अब बाय गॉस लॉ से क्या होगा, इंटीग्रेशन E.ds किसके बराबर होगा बच्चों, Q/ε0। Q/ε0 होगा। ठीक हो गया। अगर ये Q/ε0 तो Q नेट चार्ज इनक्लोज है ना, तो ये हो गया E, और इंटीग्रेशन क्या हो गया, ds, ये हो गया Q/ε0। अब देखो ds कितना हो गया, 2πRL।
और ये हो गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई क्या हो गया आपका क्यू 1/L। तो यहाँ पर फिर ये आया ए इंटू 2πRL, ये आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप इसको 2πRL को इधर डिनोमिनेटर में भेज दोगे, ये आ जाएगा Q/L/2πr एप्सिलॉन नॉट आर। क्यू बाय एल क्या हो गया आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। यही फ़ायदा हुआ ना, टोटल चार्ज तो आप नहीं निकाल सकते हो लेकिन क्यू बाय एल तो निकाल सकते हो। और क्यू बाय एल पूरे वायर के लिए क्या रहना है, सेम रहना है, क्योंकि पर यूनिट लेंथ की लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना। तो इसका मतलब ई इक्वल टू कितना आ गया, λ/2π एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, अब देखो नेक्स्ट आपका है, अगर आपके पास एक सीट हो, सीट करंट कैसे निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ठीक है, तो सीट है आपके पास, और सीट यही बनी है आपकी, पॉजिटिव चार्ज है सपोज, ये आपका इसके कारण क्या बन गया, गॉसियन सरफेस बन गया। अब ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इस डायरेक्शन को, डी एस कहाँ को आएगा, रेडियली आउटवर्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को आएगा, पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन की ओर, डी एस कहाँ को आएगा, इस डायरेक्शन की ओर को। तो यहाँ पर अगर आप कोई अदर पॉइंट लोगे, यहाँ से चाहे यहाँ पर लो चाहे यहाँ पर लो, डी एस क्या आएगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, और ई आएगा इधर को, एंगल बन जाएगा 90। ठीक हुआ। सपोज सिग्मा कितना है, क्यू बाय ए। तो नेट फ्लक्स डी फाई कितना हो गया, d∅1 प्लस d∅2 प्लस d∅3। अब φ1 और φ2 की वैल्यू क्या आई, ई डी एस कोसाइन जीरो, क्योंकि यहाँ पर एंगल कितने बन रहे हैं, जीरो, और यहाँ पर भी एंगल कितने बन रहे हैं, जीरो। तो φ1 φ2 तो इक्वल आया, ये आया ई डी एस कॉस जीरो, इसकी वैल्यू आई आपकी ई डी एस। φ3 आपका कितना आ गया, जीरो आ गया। तो नेट फ्लक्स क्या बनेगा ना, अब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू ई डी एस। टोटल फ्लक्स, ये तो डी फाई था, फाई क्या होगा इसका, 2 इंटू ई डी एस का इंटीग्रेशन, ई डी एस बाहर आया, टोटल इंटीग्रेशन डी एस। डी एस का मतलब क्या हुआ, डी एस का मतलब हो गया आपका, देखो ना केवल कौन सा सरफेस ले रखा है, ये। तो इसका मतलब आप क्या निकालोगे, कर्व सरफेस एरिया, ई इंटू ए, ये इसका एरिया आ गया, इसका टोटल सरफेस, टोटल इसका सरफेस एरिया आ गया। या ई इंटू ए कितना आ गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ई इक्वल टू क्या आ गया, 2a क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट गॉस लॉ से, ई आ गया आपका क्यू बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। अब क्यू बाय ए क्या होता है, सिग्मा, क्यू बाय ए था सिग्मा, तो ये हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो ये आपका आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सॉरी, एक चीज़ यहाँ पर गड़बड़ हो गया, ये जो एरिया है ना, ये कर्व सरफेस एरिया नहीं है, ये एरिया सीट पर जो आपका पार्ट पड़ रहा है ना, उसका एरिया है। सीट पर जो एरिया आपका कवर हो रहा है उसका एरिया है, जितना एरिया आपका सीट पर पड़ रहा है ना, उसका एरिया है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए आपने यहाँ पर किसकी लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी ले रखी है, सिलेंडर की, सॉरी सीट की। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।